नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास, दर्शन एवं लेखन, जिसमें आज हम बात करेंगे साक्ष्य की। साक्ष्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साक्ष्य किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाले रेखांकन को कहा जाता है। यह साक्ष्य वो रेखांकन है जो अतीत की घटनाओं से संबंधित ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। साक्ष्य को अतीत के पुनर्निर्माण में ईंट सीमेंट की तरह माना जाता है कि जो साक्ष्य होते हैं वो अतीत के पुनर्निर्माण में ईंट सीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? जिस तरह से कोई मकान बनाया जाता है उसमें ईंट सीमेंट उसकी बेसिक यूनिट होती है, इसी तरह से अतीत यानी कि इतिहास के पुनर्निर्माण में साक्ष्य एक यूनिट होते हैं। कई सारे साक्ष्य मिलकर के एक इतिहास का पुनर्लेखन करने में सहायक होते हैं। ये ऐसे प्रमाण होते हैं जिनकी सहायता से किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। इतिहास में कोई व्यक्ति है, कोई घटना हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर हमने लिखा हुआ पढ़ लिया और उसको मान लिया। उसको उस तथ्य को साक्ष्य से वेरीफाई किया जाता है, पुष्टि की जा सकती है। इतिहासकार के तथ्यों की व्याख्या का आधार साक्ष्य होता है। ऐतिहासिक तथ्य तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब साक्ष्यों द्वारा उनकी पुष्टि की गई हो। साक्ष्य का प्रयोग इतिहासकार के अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो वैज्ञानिक भी करते हैं, वकील भी करते हैं, अधिवक्ता, एडवोकेट, किंतु इनके साक्ष्य में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐतिहासिक साक्ष्य को अगर आप देखोगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर साक्ष्य होता है, दूसरा ऐतिहासिक साक्ष्य होता है। तो ये ध्यान रखना, ऐतिहासिक साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है कठोर साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य? कठोर साक्ष्य ये होता है कि जिसको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, जो स्थापित सत्य है। जिसे अगर आप देखोगे, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय हुई, ये क्या हुआ? कठोर साक्ष्य हो गया। अगर नहीं जीतता तो बाबर भारत पर शासन कर ही नहीं सकता था। भारत पर शासन किया उसने, स्वाभाविक बात है कि ये सत्य, परम सत्य है कि बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में जीता है। तो ये हो गया कठोर साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य में कुछ और हो सकता है, कैसे जीता, क्यों जीता, षड्यंत्र करके जीता, ईमानदारी से जीता, ये सब क्या हो गए? ये ऐतिहासिक साक्ष्य हो जाएंगे। लेकिन कठोर साक्ष्य क्या हो जाएगा? जीता है। ये इस तरह से दो साक्ष्य होते हैं, एक कठोर, दूसरा ऐतिहासिक। कलिंग वुड के अनुसार साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सर्वव्यापी और सर्वकालिक होते हैं, जबकि अगर इतिहासकार के साक्ष्य को देखोगे तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न होते हैं। ये किसका कथन है? कलिंग वुड का। और कलिंग वुड, ये एचकार, ये ऐसे इतिहासकार है जिन पर पूरा इतिहास दर्शन चल रहा है। वैज्ञानिक के निष्कर्ष सत्य पर आधारित होते हैं और वास्तविक होते हैं, जबकि इतिहासकार के निष्कर्षों को आप देखोगे तो ये अनुमानित होते हैं। यही कारण है कि कलिंग वुड ने, जो इतिहास में एक पद्धति चलती है केची और गोंद शैली, इसका विरोध किया है। और उनका कहना है कि वैज्ञानिक अध्ययन को महत्व दिया जाना चाहिए इतिहास के अध्ययन में या इतिहास के पुनर्लेखन में। गोंद और केची पद्धति क्या है, इसको भी हम देखेंगे आगे। इतिहासकार को न्यायाधीश के समान जो तथ्य उपलब्ध है उनका विश्लेषण करना चाहिए। हालांकि दोनों के निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित होते हैं। इतिहासकार और जो न्यायाधीश होते हैं, दोनों के निष्कर्ष जो है सामने उसी पर आधारित रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जज साक्ष्य खोजने चला जाएगा। जो सामने उपलब्ध है उसी के आधार पर न्यायाधीश अपना निर्णय देते हैं। इसी तरह से इतिहासकार अपना इतिहास लिखते हैं। हो सकता है बाद में कुछ और साक्ष्य प्राप्त हो तो इतिहास में परिवर्तन आ जाए। इसीलिए इतिहासकार के लिए भी कहा जाता है कि उसको अपने निर्णय को अंतिम नहीं मानना चाहिए कि जो मैंने कह दिया यही इतिहास है। नहीं, हो सकता है कि कुछ और साक्ष्य प्राप्त हो जिससे इतिहास की दिशा बदल जाए। तो ये नहीं मान सकते हो कि आपने जो इतिहास लिख दिया या पीछे जिन इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया बस वही अंतिम सत्य है, इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता है। इतिहास भी देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इतिहासकार की भांति अधिवक्ता भी साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। अधिवक्ता कौन? जो वकील होते हैं, ये भी इतिहासकार की तरह ही साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। और दोनों का उद्देश्य होता है कि साक्ष्य के आधार पर घटना से संबंधित एक कहानी प्रस्तुत करना। इतिहासकार भी यही करता है।
उसको जो साक्ष्य मिला है इसके अनुसार वो इन सब का लिंक जोड़ता है और फिर एक कहानी बताता है कि ये हुआ होगा। इसी तरह से वकील क्या करता है, वो भी साक्ष्य के आधार पर एक कहानी बनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। दोनों ही साक्ष्य के आधार पर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। इसमें इतिहासकार अतीत की घटनाओं और साक्ष्यों का विश्लेषण करता है और जो अधिवक्ता होता है वो वर्तमान की घटना का विश्लेषण करता है। इतिहासकार के लिए साक्ष्य की खोज में स्थान, समय इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। लेकिन अधिवक्ता के लिए क्या होता है कि जो वो साक्ष्य लेके आया है वो उसी घटना से संबंधित होना चाहिए, उस स्थान से होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि किसी की हत्या हुई है और कहीं और से चाकू लेके आ गए, बोले ये इस चाकू से हत्या हुई थी। जिस स्थान पर घटना हुई है उस स्थान से संबंधित हो और उस समय से भी संबंधित होना चाहिए। ये एडवोकेट के लिए। इतिहासकार के लिए क्या है कि अगर कोई साक्ष्य यहाँ नहीं मिला, कहीं और से मिला है और अगर वो इसकी लिंक जुड़ रही है कि ये यहाँ का हो सकता है तो वो उसको उसमें शामिल कर सकता है। इतिहासकार ऐतिहासिक विवरणों को तब तक मिथ्या मानता है जब तक उसकी किसी और विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि नहीं हो जाए या उसको सिद्ध नहीं किया जा सके, तब तक वो उसको मिथ्या ही मानता है। इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में अपने समय के पाठकों या श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखता है, नहीं तो उसका जो इतिहास लेखन है वो बेकार चला जाएगा। इसीलिए ऐतिहासिक साक्ष्यों की व्याख्या भी समय समय पर बदलती रहती है। जैसे हो सकता है कि आप अगर 50 साल पहले इतिहासकारों का इतिहास पढ़ेंगे तो वो कुछ और होगा, आज के इतिहासकारों का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ये कुछ और होगा। तो इसमें क्या है, दो चीजें होती है। एक तो ये है कि उस समय की पीढ़ी को किस तरह की चीजें पढ़ने में सुनने में रुचि थी, तो उस समय के इतिहासकार उस हिसाब से इतिहास लिख रहे थे। उस समय साक्ष्य क्या उपलब्ध थे उसके हिसाब से इतिहास लिख रहे थे। आज के जो इतिहासकार है ये आज जो साक्ष्य उपलब्ध है, क्योंकि तकनीकें अभी बदल जाती है, नए साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, इस हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। दूसरा ये है कि आज जो पीढ़ी है उसको क्या पढ़ने में रुचि है, क्या सुनने में रुचि है, इसके अनुसार इतिहास लिखा जाएगा। अगर मैं इतिहास लिखूं और मैं 100 साल पुरानी पद्धति के आधार पर इतिहास लिखूं तो 100 साल पुराने लोग तो है नहीं मेरा इतिहास पढ़ने वाले, तो उस पद्धति पे अगर इतिहास लिखूंगा तो आज के लोग नहीं पढ़ेंगे उसको। तो आज के लोग क्या पढ़ना चाहते हैं इसके हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा। तो इस पर इसका प्रभाव होता है कि जो श्रोता है, सुनने वाले, जो पाठक है, किताबों को पढ़ने वाले, उनकी रुचि किस तरह की है, उसके हिसाब से भी इतिहासकार इतिहास को लिखता है। इसके अलावा साक्ष्य तो है ही, कुछ नए साक्ष्य मिल जाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। जी किट्सन क्लार्क, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप। द हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप, जी किट्सन क्लार्क। जी किट्सन क्लार्क की है। इनका कथन है कि इतिहासकार के साक्ष्यों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण आने वाली पीढ़ी की रुचि पर निर्भर करता है या आने वाली जो पीढ़ी है उसकी रुचि से प्रभावित होता है। इतिहास में वैज्ञानिक अवधारणा के समर्थक कॉलिंगवुड, इन्होंने केची व गोंद शैली का विरोध किया तथा साक्ष्य पर आधारित इतिहास को अतीत का विज्ञान माना है। और ई एच कार ये साक्ष्य को मछुआरे के जो पट्ट होता है उस पर पड़ी हुई मछली कहते हैं कि यहाँ से आपने साक्ष्य उठाया, मतलब कि आपने एक मछली उठाई मछुआरे के पट पर, जो मछली बेचने वाले होते हैं वहां से आप उसको घर पे लेके आए और आपने अपने हिसाब से उसमें मसाले वसाले डाले और आपकी रुचि के अनुसार आपने एक डिश बना दी। ये इसी तरह से साक्ष्य भी होते हैं कि आपको कहीं से साइट पर गए और वहां से साक्ष्य मिले, आप उनको कलेक्ट करते हो और फिर अपने हिसाब से उसमें मसाला डालते हो। मसाला मतलब कि आप तथ्य ऐड करते हो, विचार ऐड करते हो और एक कहानी बनाते हो। तो वो जो ई एच कार है वो साक्ष्य को मछुआरे के पट पर पड़ी एक मछली की तरह मानते हैं कि जिस तरह से मछुआरा अपनी पसंद की डिश बना लेता है उस मछली से, इसी तरह से इतिहासकार उस साक्ष्य से अपनी पसंद की एक कहानी बना लेता है। ऐतिहासिक तथ्य एवं उनकी व्याख्या। ऐतिहासिक तथ्यों को भी साक्ष्य कहा जाता है। इतिहासकार इन साक्ष्यों की खोज करके व्याख्या करते हैं।
E.H. कार का मानना है कि व्याख्या के अभाव में तथ्य अनुपयोगी और नीरस होते हैं। ये कथन आपको ध्यान रखने हैं, किसने क्या कहा है, परीक्षा में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ये कथन किसका है, ये किताब किसकी है, ये किसने कहा है, इसी तरह से प्रश्न बनते हैं इतिहास दर्शन में। वैज्ञानिक इतिहास लेखन के समर्थकों ने ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित तथ्यों की व्याख्या को प्राथमिकता दी है। जब तक ऐतिहासिक तथ्यों की अन्य साक्ष्य से पुष्टि न हो जाए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप इतिहास में देखोगे तो अबुल फजल ने जितना भी इतिहास लिखा है अकबर के बारे में, ज्यादातर वो अकबर की तारीफ ही करते हैं, जिल्ले इलाही है, ये है, वो है, चापलूसी ही है उसमें। बर्नी जैसे अगर इतिहासकारों का इतिहास देखोगे तो उसमें धार्मिक पक्षपात है। बर्नी का इतिहास उसमें हमेशा ही लिखा हुआ है, जब भी कोई चीज होती है तो वो उसमें ज्यादातर जो गैर मुस्लिम लोग हैं या खासकर हिंदू लोग हैं उनको टारगेट करता है। इसमें ये हो गया तो इसमें हिंदुओं के लिए ये हुआ, हिंदुओं ने ऐसा किया है। बर्नी के इतिहास में ये चीजें आपको बहुत सी मिलेगी। तो बर्नी का इतिहास, उस समय के जितने भी मुस्लिम साहित्यकार इतिहासकार हुए उनका नजरिया धार्मिक रहा है, वो धर्म को महत्व देते हुए लेखन करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण। इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक चित्रण कभी भी अंतिम नहीं होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक वर्णन में पाठकों की रुचि के अलावा उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो नवीन साक्ष्य है उनके संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करना। संभव है कि जो नवीन साक्ष्य मिले हैं वो प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओं के विपरीत हो, इसलिए प्रत्येक पीढ़ी को नवीन साक्ष्य के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करते रहना चाहिए। अर्थात इतिहास का स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील होता है। पुराना इतिहास है उसमें नए साक्ष्य आते हैं, उनके हिसाब से इतिहास में बदलाव होता रहता है। इतिहासकार और साक्ष्य, तो इतिहासकार एवं साक्ष्यों के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये कथन है E.H. कार का। अर्थात इतिहासकार के अभाव में साक्ष्य अर्थहीन है और साक्ष्य के अभाव में इतिहासकार अर्थहीन है। अगर साक्ष्य पड़े हुए हैं और उसकी कोई व्याख्या करने वाला इतिहासकार नहीं है तो उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं है। और खाली इतिहासकार खड़ा है और उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो उस इतिहासकार का भी कोई अर्थ नहीं है। ये कथन किसका है? E.H. कार का है। इतिहासकार साक्ष्यों का विश्लेषण करके उन्हें क्रमबद्ध करता है तथा कारण और प्रभाव का विवेचनात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। इसलिए साक्ष्यों का विश्लेषण करते समय इतिहासकार को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होने से बचना चाहिए। अपने विचारों को इतिहास में शामिल नहीं करना चाहिए। इतिहासकार प्राधिकारी अथवा स्रोत पर विश्वास करके ऐतिहासिक शोध या आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद इतिहास की पुनर्रचना करता है। और यदि इतिहासकार तथा स्रोत के बीच में सामंजस्य है या सहमति है तो इसको ऐतिहासिक यथार्थता कहते हैं। प्रश्न है ऐतिहासिक यथार्थता क्या है? तो ये ऐतिहासिक यथार्थता है। इतिहासकार की विश्लेषण पद्धति के संबंध में कलिंगवुड ने अपने विचार दिए हैं कि किस तरह विश्लेषण होना चाहिए। तो उनका कहना है कि प्राधिकारी का कथन अथवा जो स्रोत है वो क्यों विश्वसनीय हो, इसके लिए उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं। पहला तो यह है कि वो घटना संबंधित उसके कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्य से भी हो रही है। दूसरा यह है कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा हो व्यक्ति। तीसरा है कि आधुनिक इतिहासकारों ने इसको स्वीकार किया है। और चौथा यह है कि प्राधिकारी के कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ये 4 इन्होंने अपने विचार दिए हैं इतिहास की विश्लेषण पद्धति के संबंध में। किसने? कलिंगवुड ने। साक्ष्य और उनका विश्लेषण। वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक इतिहासकार साक्ष्यों की यथार्थता की पुष्टि अन्य स्रोत से करना आवश्यक मानते हैं और केची और गोन पद्धति का विरोध करते हैं। तो जो साक्ष्यों के विश्लेषण की पद्धतियां है इसमें एक पद्धति है केची तथा गोन पद्धति। देखते हैं इसमें कौन कौन सी पद्धतियां है। पहले इसमें केची तथा गोन पद्धति। क्या होता है केची तथा गोन पद्धति? तो जो स्रोत से कथन प्राप्त होता है उस स्रोत के कथन को
यथावत स्वीकार करके इतिहास में स्थान देना, यानी कि कैंची से कहीं से कुछ काटना और गोंद से कहीं पर चिपका देना। कहीं से कोई कथन मिला है उसको ऐसा कैसा उठा करके अपने इतिहास लेखन में स्थान दे देना, ये क्या है? कैंची तथा गोंद पद्धति। इसका विरोध करते हुए कलिंगवुड कहते हैं कि इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या करते समय तथ्यों की यथार्थता सिद्ध होने के बाद ही उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये कलिंगवुड का कथन है। दूसरा आता है कबूतरी सुराख। क्या होता है कबूतरी सुराख? कबूतर का घर होता है ना, खोल के अंदर। इसी तरह से ऐतिहासिक स्रोत के अंदर अंतस्थ तक जाकर के ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करके ऐसे निष्कर्ष को प्रस्तुत करना जो इतिहास को विज्ञान के समकक्ष ला सके, इसको बोला जाता है कबूतरी सुराख। यानी कि जो ऐतिहासिक स्रोत है उसके अंदर तक जाना और उसका विश्लेषण करना। तीसरा है कथन और साक्ष्य। इसमें इतिहासकार प्रत्यक्षदर्शी की परिस्थिति, उद्देश्य, मनस्थिति इनका अध्ययन करता है। और हमेशा कहा जाता है कि जब आप किसी इतिहास को पढ़ रहे हो तो पहले उस इतिहासकार को पढ़ो जिसने उसको लिखा है। जैसे अबुल फजल ये असीरगढ़ की विजय के बारे में लिखता है और इसमें अकबर की तारीफ करता है कि अकबर ने असीरगढ़ किले को विजय किया है, जबकि उस समय यूरोपीय लोग भी भारत आ चुके थे। पुर्तगालियों ने भी और अंग्रेजों ने भी इस समय की घटनाओं को लिखा है। उनके इतिहास लेखन से ये पता चलता है कि अकबर ने वहाँ के जो द्वारपाल थे किले की दरवाजे पर जो पहरेदारी करते, उनको रिश्वत देकर के गेट खुलवाया है। अब घटना तो वही है कि असीरगढ़ किले को जीता है, लेकिन तरीका अलग है। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर ने इस किले को जीत लिया और यूरोपियन इतिहासकार लिख रहे हैं कि घूस देकर के दरवाजा खुलवा लिया। तो अब इसमें जो इतिहासकार जो प्रत्यक्षदर्शी था उसकी परिस्थिति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का, उसकी मनस्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि अबुल फजल को तो अकबर तनख्वाह दे रहा है और यूरोपियन इतिहासकार को थोड़ी दे रहा है तनख्वाह। तो उन्होंने हो सकता है कि सत्य लिखा हो यूरोपीय इतिहासकारों ने, और अबुल फजल ने अपने जो शासक को खुश करने के लिए ये लिखा है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। इसी तरह अगर आप बर्नी को देखोगे, जब गयासुद्दीन की मृत्यु होती है तो वो लिखता है कि ईश्वर जानता है कि वास्तविकता क्या है, मतलब अल्लाह जानता है कि वास्तविकता क्या है। अब अगर वो लिखे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए हुए इस घर में दब करके मर गई है, तो इसका कारण ये मकान है, लकड़ी का मकान, या मोहम्मद बिन तुगलक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बनना है। तो बर्नी को पता है कि अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी ले लूंगा तो मेरी सर कट जाएगी, मेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो वो गयासुद्दीन तुगलक की बुराई तो कर नहीं सकता है, या उसको तो इसका कारण नहीं बता सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से गयासुद्दीन की मृत्यु हुई है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बर्नी का उद्देश्य क्या है कि अब अगला शासक तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को बनना है। उसका उद्देश्य क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो अगला शासक बनेगा उसको नाराज नहीं करना है। उसकी मनस्थिति क्या है कि अगर ये नाराज हो गया तो मेरी गर्दन कटवा देगा। तो इस घटना का जो विवरण किया जाता है, किसी भी ऐतिहासिक घटना का विवरण उस प्रत्यक्षदर्शी की परिस्थिति, उद्देश्य, उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए कलिंगवुड सिक्कों, इमारतों इनको अधिक विश्वसनीय मानते हैं किसकी अपेक्षा, जो प्रत्यक्षदर्शी के कथन होते इनकी अपेक्षा। अगला है इसमें प्रमाण। तीसरा है कथन और साक्ष्य। प्रमाण प्राधिकारी का वह कथन होता है जिसे इतिहासकार या शोधकर्ता स्वीकार करता है और अन्य स्रोतों से उनकी पुष्टि करके अपने इतिहास लेखन में उसको स्थान देता है, ये प्रमाण है। पांचवा है घटना की जानकारी। पारंपरिक इतिहासकार ऐतिहासिक साक्ष्यों को यथावत स्वीकार कर लेते थे, लेकिन ऐतिहासिक कथन के पक्ष में मजबूत साक्ष्य होते हुए भी इन्हें संभावित ही मानना चाहिए, क्योंकि अतीत की घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना संभव नहीं है। इसके संबंध में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।
इसलिए इतिहास को अतीत की कल्पनात्मक प्रस्तुति भी कहा गया है। लेकिन फिर भी कई ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे हैं जो प्रामाणिक है, उनके अन्य स्रोतों से पुष्टि भी की गई हो, उन्हें केवल कल्पना नहीं कहा जा सकता है। कई सारे आपको ऐसे प्रमाण मिलेंगे जो अपने आप में ही प्रामाणिक है, उनको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है इसमें प्रश्न और साक्ष्य। हमने देखा था कि साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, शक्तिशाली साक्ष्य और वास्तविक साक्ष्य। शक्तिशाली साक्ष्य स्वयं में पूर्ण होते हैं तथा घटना का पूर्ण विवरण मिलता है। वहीं अगर वास्तविक साक्ष्य को देखोगे तो किसी घटना के एक अंश को दर्शाते हैं। एकटन का कथन है कि इतिहासकार को काल की अपेक्षा समस्या का अध्ययन करना चाहिए। वहीं कलिंगुड का कथन है कि इतिहासकार के प्रश्नोत्तर में जो सहायक हो उसे साक्ष्य कहा जा सकता है, या इतिहासकार के लिए वे साक्ष्य उपयोगी है, और जो उसके प्रश्नोत्तर में सहायक हो उनको साक्ष्य कहा जा सकता है। जैसे कई किसी घटना को लेकर के मन में कोई सवाल उठता है, उसका जवाब अगर किसी से प्राप्त हो रहा है, किसी साक्ष्य से, तो वो उसको स्वीकार कर सकता है। ये कलिंगुड का कहना है। कुछ ऐसे भी तथ्य साक्ष्य है जिनको इतिहासकार महत्व नहीं देते, भले ही वे ऐतिहासिक हो। जब इतिहासकार किसी घटना की सूक्ष्म या एकल तथ्य की घटना की कल्पना करते हैं तथा अन्य साक्ष्यों को अपेक्षित नहीं मानते हैं, इसे इतिहासकारों ने दुर्गम छलांग कहा है। आधुनिक इतिहासकार इस पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब ये है कि कई इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों को अनदेखा करते हैं। इसको ऐतिहासिक दुर्गम छलांग कहा जाता है, उनको छोड़ करके, उनको फलांग करके निकल जाना। इसमें अगला है स्मृति। स्मृति अर्थात मेमोरी। तो किसी व्यक्ति द्वारा घटना को पुनः याद करके कहे गए कथन को स्मृति कहते हैं। इनको ऐतिहासिक कथन साक्ष्य के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा सकती, लेकिन वो इतिहास अध्ययन में सहायक हो सकते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इनको मान्यता नहीं दे सकते। इतिहासकार को आलोचनात्मक पद्धति के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता को सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्रोतों की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। अभी हमने देखा जैसे बर्नी अबुल फजल, इसी तरह से बदायूनी, ये प्रत्यक्षदर्शी तो थे लेकिन विश्वसनीय नहीं है। इनका लेखन या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या अपने शासक की चापलूसी में लिखा गया है, उनको खुश करने के लिखा गया है, तो इनको विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इतिहास पूर्ण रूप से विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इतिहास के निष्कर्ष अनुमानित या संभावना पर आधारित होते हैं। इसके लिए इतिहासकार लिखते हैं कि अतीत के सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते, और न ही इतिहासकार उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए कहा गया है कि तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। ये इतिहासकार का कथन है कि तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। रांके का विश्वास था कि यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पहले आपको इतिहासकार के बारे में पढ़ लेना चाहिए जिसने उस इतिहास को लिखा है, ताकि आपको उसकी रुचि का अनुमान लग जाए कि ये जो इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा है इसकी विचारधारा किस तरह की है, इसकी मनोदशा कैसी है, इसका इतिहास लिखने का उद्देश्य कैसा है। और इतिहास के तथ्य को समुद्र में तैरती हुई मछली भी कहा गया है कि कोई मछली पकड़ने वाला जब समुद्र में मछली पकड़ने जाता है तो किस मछुआरे के हाथ में कौन सी मछली लग जाए। तो इसी तरह से इतिहास का जो शोध करते हैं इतिहासकार, उनके लिए तथ्य भी समुद्र में तैरती हुई मछली है, कब किसके हाथ लग जाए, लेकिन उनको साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है, क्रॉस चेक करना, उनकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक है। तो ये था ऐतिहासिक साक्ष्य, तथ्य और साक्ष्य की क्लास हमने पढ़ी है। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, इनके बारे में इतिहासकारों के विचार क्या है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।